यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो स्टार्ट हुआ दैट इज चैप्टर नंबर 1, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ऑडिटिंग हम लोगों ने क्या करी, डिस्कस करी। बट अभी वो डिस्कशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करना पेंडिंग है। क्लियर? आज वन बाय वन पहले मैं कुछ अपनी बेसिक बातें आपसे क्या कर लूं, क्लियर कर लूं। देन साथ के साथ हम अपना आज बुकिश कंटेंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन, जहां पे तुम लोगों ने सिलेबस को लेकर इंट्रोडक्शन रीड आउट की। आज आज थोड़ी ज्यादा सिलेबस को और नजदीकी से देख पाओगे कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। क्लियर? मुझे जस्ट कल का सिनारियो ये 2 मिनट के लिए एक बार रिवाइज करना है कि कल हमने कंपनी की क्लोजिंग के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है दैट इज ऑन द 31 मार्च। बाकी आजकल फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन भी आप पढ़ते हैं कि जिन कंपनीज का लास्ट वाली 3 महीनों में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? दैट इज जनवरी, फेब्रवरी और मार्च। उनका वही 31 मार्च नहीं, नेक्स्ट ऑन ईयर का क्या होगा, 31। तो अपन उस लॉ के पॉइंट से नहीं जा रहे। नॉर्मली कंपनीज में इंडिया में क्लोजिंग कब होती है जी, 31 मार्च। और मैंने पहले कहा था ये सिनारियो, ये सिनारियो तुम्हारा लिस्टेड के केस में नहीं, ये सिनारियो हमने डिस्कस किया था लाइक अ नॉर्मल कंपनी। लिस्टेड कंपनी में ये सिनारियो और भी फास्ट होता यही कुछ है, बट टाइम लिमिट बेस्ड और भी जल्दी एग्जीक्यूट करवाया जाता है, क्योंकि लिस्टेड वालों को अपने जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करने पड़ते हैं, अनाउंस करने पड़ते हैं। क्लियर? इवन उनका तो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनती हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो कंप्लीट होने के बाद तो इनका जल्द से जल्द अनाउंस। तो पॉइंट ये था, यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहली बात तो बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर यहाँ पे एफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दैट इज मैनेजमेंट, कॉल्ड एज बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिस दिन पर्टिकुलरली वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, दैट मीन्स अप्रूवल दे देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद ही ऑडिट का सिनारियो क्या होता है, शुरू। मतलब जब तक मैनेजमेंट इनके ऊपर अपना ठप्पा लगा के नहीं देगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर टेकअप नहीं करेगी, तब तक ऑडिट का प्रोसीजर शुरू भी नहीं होगा। पहले अगले को बनाने तो दो। एंड पर मेन कि अगले को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो जी, हमारी ओर से ये एफएस बन चुकी है। देन इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कल हम लोगों ने क्या किया कि इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट कर दिया जाएगा किसके पास, टू द ऑडिटर। यहाँ पे तुम्हारा बैकग्राउंड सिनारियो लॉ का चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने टाइम के लिए, उन चीजों में हमें नहीं जाना। वो तुम्हारा लॉ पॉइंट से डील होगा जो भी तुम उसमें कर चुके हो ग्रुप 1 के अंदर। यहां सिंपल सी बात, ऑडिटर को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, ऑडिटर को एफएस दी गई कि सर इनकी क्या करिए, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, द ईच एंड एवरी आइटम इन द एफएस टू बी चेक्ड बाय द इन डिटेल, और मे बी बाय शॉर्ट। वो तुम्हारे सीए की मर्जी, वो बहुत डिटेल में घुसे या ऊपर ऊपर से सैंपलिंग यूज करे, वो उनकी टेक्निक्स है, वो उनकी टेक्निक्स हैं। बट हमें इन एग्जामिनेशन करवाने का मेन मोटिव क्या है, इन एफएस के ऊपर क्या करवाना, ओपिनियन दिलवाना। किसकी सर, एक प्रोफेशनल की, जो क्लियरली ये स्टेट करे क्या कंपनी ठीक है, क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो एज पर रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही हैं, क्या वो फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इन बातों पे मतलब इनका मेन क्या है, व्यू पॉइंट है। और ये रिक्वायरमेंट, ऑडिट करवाने की जो रिक्वायरमेंट है, समटाइम इट इज मैंडेशन बाय द लॉ, या समटाइम इट इज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स और द इन्वेस्टर्स जो भी होंगे। सर इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। आज के टॉपिक में कहीं ना कहीं मिलेगा, क्या ऑडिट करवाना हर एंटिटी को मैंडेटरी है, सर नॉट मैंडेटरी। हाँ, जिनके ऊपर किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, उनको करवाना जरूरी है, लाइक कंपनीज। कंपनीज के ऊपर तुम्हारा कंपनी ऑडिट सेक्शन खुद गाइड करता है कि तुम्हें बेसिकली एजीएम में जो भी मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करनी है, वो करनी ही कौन सी है, ऑडिटेड। अनऑडिटेड का कोई स्कोप नहीं है, और ना तेरे मेंबर उनको क्या करने वाले, अडॉप्ट करने वाले। सो इट्स बेटर, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करो, उनसे क्या करो, उनसे क्या करो, ऑडिट करवाओ। एंड कल हमारी एक बात रह गई,
कल हमारी बात रह गई सर, ऑडिट भी दो तरह के, लाइक कंपनीज के केस में दो तरह के ऑडिट, और जिस ऑडिट की यहां मैं बात कर रहा हूं ये कौन सा ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सा ऑडिट है? विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, स्टैट्यूट। और एक होता है इंटरनल ऑडिट, वो मैनेजमेंट करवाती है अपने से के लिए, जो उनको सही लगे, कि हमें कोई वेलकम सुजेशंस मिल जाएं, पर्टिकुलरली कि अगर कहीं रेक्टिफाई करने का मौका है तो कर लो। बट द फाइनल ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट ऑडिट, कि जहां पे एक सीए उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या जाहिर करेगा अपनी ओपिनियन, वो भी वाया एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। कल हमने बात करी ओपिनियन कितनी तरह की होती है जी? दो। वन इज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज मॉडिफाइड। ये मैंने डे वन पहले लेक्चर में ही तुम्हें डिस्क्लोज कर दिया, कारण पूरी बुक हर जगह वर्ड ओपिनियन यूज करेगी, एंड मुझे ही ना पता हो कि ओपिनियन का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सी ओपिनियन जाएगी। तो दो तरह की ओपिनियन होते हैं जी, वन इज अनमॉडिफाइड एंड सेकंड इज मॉडिफाइड। व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि जहां पे कुछ भी शक के आधार पे कुछ नहीं है, आई फाउंड एवरीथिंग करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर, देन आप कौन सी ओपिनियन देंगे? दैट इज अनमॉडिफाइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीन। क्लीन ओपिनियन, कि मेरी ओर से क्लीन चिट है जी, कंपनी बिल्कुल साफ है। और जहां पे मेरी लैंग्वेज पता क्या चलती है? मेरी लैंग्वेज दो, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर, हम क्लियर लैंग्वेज में लिख के देंगे कि हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं बाय द कंपनी, दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर। और दूसरा, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कल हमने हल्का सा वर्ड यूज किया था, मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दोनों में बहुत फर्क है। मिसस्टेटमेंट मींस एनी काइंड ऑफ डिग्री, किसी भी लेवल की, चाहे छोटी गलती चाहे बड़ी। बट मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया, हमारा ऑडिटर इज बेसिकली किस चीज के लिए लायबल है, किस चीज के लिए ओपिनियन देगा, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। उसका कारण हमने कल पढ़ा था, कल एग्जांपल्स भी हमने वो डिस्कस की थी, कि सर दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो क्लियरली ये कह दे एवरीथिंग इज करेक्ट। एवरीथिंग का कोई सवाल नहीं है, हाँ ये कहूंगा कि इन मटीरियल रिस्पेक्ट दे आर करेक्ट, कि जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैंने चेकिंग करी, जहां तक मैंने इसको वेरीफाई करा, वहां तक मैं कह सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। बट अगर तुम कह दो जो लिख के दो कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सर ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये लिखवा लो कि फ्री फ्रॉम क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, कोई इमटेरियल थिंग्स रह गई होंगी, रह गई होंगी। और दूसरी बात, यार अगले का 365 दिन का काम, मैं 4 दिन में ऑडिट कहाँ कर दूंगा? क्या कोई बराबरी है? क्या ही मैं चेक कर लूंगा, कितना ही चेक कर लूंगा। इसीलिए मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा, ना मेरे प्रोफेशन ने कभी कहा कि यू हैव टू गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। नो, ऑलवेज यू हैव टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस, एंड रीजनेबल मीन्स अ हाई एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। 100% कहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम हमेशा अपनी सेफ्टी लाइन यूज करते हैं, क्या? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बिफोर अस, जैसा बताया गया, जैसा दिखाया गया, जैसी इंफॉर्मेशन दी गई, उनको बेस मानते हुए मैं ये कह सकता हूं, पर्टिकुलरली मतलब मैंने ये डिस्क्लोज कर दिया वो चीजें जो मुझे बताई नहीं गई, जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने रखी नहीं गई, मैंने ये चीज क्या कर दी, इसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। बट तुम बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड का यार बेस्ट ऑडिटर ले आओ, वो भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा, वो भी आपको क्या देगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा, टू द बेस्ट, टू द मैक्सिमम हाईएस्ट एश्योरेंस, जिसे कहते हैं 99.9 मैक्सिमम इज दिस। 100 कभी नहीं गएगा, क्योंकि 100 बोलना मतलब डायरेक्टली अपने पे लायबिलिटी लेना, कल को जरा सी भी मिसस्टेटमेंट निकली ना, आप लायबल हो जाएंगे। और कल तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा जी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड स्टैंड्स फॉर व्हेन यू फाइंड समथिंग रॉन्ग। बट उसमें दो पॉइंट थे, दो पॉइंट में दो ही कहूंगा, क्योंकि ये तो दोनों का मिक्सचर हो गया ना। पहला वर्ड मैंने क्या कहा? जब तुम काम कर पाए। काम करने का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑडिटिंग में काम करने का, ऑडिटर का काम करने का मतलब क्या है? दो चीज, कि ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगा पाए, एंड प्रोसीजर लगाकर क्या कलेक्ट कर पाया? एविडेंसेस, एंड बेस्ड ऑन दैट ही कैन कंक्लूड, बेस्ड ऑन दैट ही कैन कंक्लूड। अगर तो सर जी कंक्लूड कर पा रहे, मतलब काम कर पा रहे, और ये कह रहा है कि यहां पे कुछ सही नहीं है,
क्या मैंने पूछा सर कुछ भी सही नहीं? कहता हाँ कुछ भी सही नहीं। मतलब तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ पे बात कर रहे हो कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल हैं एंड प्रिवेसिव है। नया वर्ड क्या है? मटीरियल है एंड प्रिवेसिव। प्रिवेसिव मीन्स एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स। नहीं तो निक्की मोटी छोटी मोटी बात होती, क्या उसके लिए मैं एडवर्स ओपिनियन देता? उसके लिए क्या कर देता? क्वालिफाइड कि जी एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के बाकी ठीक है। पर वर्ड तुमने मेरा ध्यान से सुना नहीं, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं? मटीरियल एंड। खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल है, बड़े लेवल पे है, और लेवल पे है, पूरी एफएस को गंदा कर रहा है कि मैं किसको छोड़ूं किसको बचाऊं। जाने दे। क्लियरली उस केस में वर्ड क्या यूज करोगे सर? एडवर्स ओपिनियन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग, सीधा वर्ड, नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर। बट जहां तुम्हें लगता है कि सर कुछ एक दो चीजों के कारण पूरी एफएस को गंदा करने की या पूरी एफएस के ऊपर एडवर्स ओपिनियन देने की क्या जरूरत है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो मिक्सचर हो जाए? कहते हैं हाँ है। आप वहां पे क्या कर दो? क्वालिफाइड। कौन सी ओपिनियन दे दो? क्वालिफाइड। और क्वालिफाइड का फ्रेज ही क्या है? स्टार्टिंग वर्ड ही क्या है? एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़कर एवरीथिंग इज फाइन। जिसमें तुम्हारा दोनों काम चल गए। तुमने उन चीजों को बाहर भी कर दिया और बाकियों पे क्लीन ओपिनियन भी दे दी। क्योंकि नेचुरली सर देखो, एडवर्स ओपिनियन बोलना है यार कंपनी की बैंड बजना, सिंपल सी बात। जबकि मैटर चाहे मन करे छोटा सा हो, इतना तो ऑडिटर को भी ध्यान रखना चाहिए ना कि विच टाइप ऑफ ओपिनियन, विच टाइप ऑफ ओपिनियन यू हैव टू गिव इन दैट सर्कुमस्टांसेस, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये थोड़ी मेरे पास तो एडवर्स एडवर्स दे दो, जो मन में आए डिस्क्लेमर दे दो। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दैट सर्कुमस्टांस। अब एक क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर में यही आया, एक सिनारियो गिवन, you have to just identify what kind of opinion the auditor will give। कि एज पर द सिचुएशन तुम्हारे सामने पड़ी है, बताओ जी इसमें कौन क्या ओपिनियन देगा, एंड जो भी ओपिनियन देगा उसकी वर्डिंग लिख के दो। द फ्रेज, वर्डिंग। जैसे अभी मैंने कहा, ये जितनी लाइनें बोल रहा हूँ ये सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे लाइंस हैं, ये तुम्हारी रिपोर्टिंग का पार्ट है। कहता जी चाहे क्लीन दो मॉडिफाइड दो, तुम देखो कौन देगा, जो भी देगा उसका पैराग्राफ बना के दो। काइंड ऑफ वर्ड इज ड्राफ्टिंग। क्या क्वेश्चन आ गया? ड्राफ्टिंग। कि ओपिनियन ड्राफ्ट करके दे, क्या बनेगी, इस तरह का क्वेश्चन। और जब तुम पर्टिकुलरली काम ही ना कर पाओ, व्हेन यू शो योर अनेबलनेस, क्लियरली अनेबलनेस, मैं काम ही नहीं कर पाया, तो मैंने कल भी तुमसे पूछा था, बताया था, क्या ये ओपिनियन है? क्या ये ओपिनियन है? ये तो मैं ओपिनियन को क्या कर रहा हूं? डिस्क्लेम, कि सर मैं इनके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे। कहीं तुम कह दो जो डिस्क्लेमर भी अपने आप में कोई ओपिनियन है, अरे बोलते टाइम बोल देते हैं, बट एक्चुअली एक्चुअली रियलिटी ये कोई ओपिनियन नहीं है। एक तरफ कह रहा है मैं काम नहीं कर पाया, दूसरी तरफ कह रहा है ये मेरी ओपिनियन है। ये क्या मतलब? इसको वर्ड बोलते हैं ओपिनियन को क्या कर देना? डिस्क्लेम। कि सर मेरे को जरूर अपॉइंट किया गया था, बुलाया गया था ऑडिट करवाने के लिए। मैंने जैसे ही ऑडिट करने की कोशिश करी, कोई दिक्कत आ टपकी, या तो मैनेजमेंट को ऑपरेट नहीं कर रही, या देर आर पॉसिबिलिटीज ऐसी कि जहां पे मैं अपने प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहा। द प्रैक्टिकल लिमिटेशन पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा, मैंने इवन द ऑल्टरनेटिव भी, अगला कहता है ये तो बहानेबाज है। ऑडिटर कहता है सर मैंने इस तरह से भी, उस तरह से भी, वैसे तरह से भी, तुम जो मर्जी कह लो, हर तरह से कोशिश करके देखी, बट मैं उन एक्टिविटीज को, उन एविडेंसेस को ऑब्टेन नहीं कर पाया, मैं ऑडिट करने में नाकाम रहा। तो इसीलिए इसीलिए मैं अपनी डिस्क्लेम करता हूं ओपिनियन, कि मैं कोई यहाँ पे ओपिनियन नहीं दे रहा, जिससे होता है करवा लो, मैं से नहीं। बट मैं लॉजिक रीजन दे के जाऊंगा। नहीं अगला क्या कहेगा, ऑडिटर को आता नहीं था तभी तो छोड़ के चला गया। अगले को प्रॉपर बेस दे के जाऊंगा, बेसिस दे के जाऊंगा, क्यों डिस्क्लेम कर रहा हूं। मन करे कमी किसके अंदर हो? मैनेजमेंट के अंदर। ये कॉपरेट नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, कभी आज कभी कल कभी परसों कभी तरसों, बहाने। मैं वेला थोड़ी हूं इनके लिए, मैं वेला थोड़ी हूं इनके लिए जो वेट करूंगा 4 दिन, चार, कुल मिलाकर 1 वीक का तो टाइम है। वैसे प्रेशराइजेशन, सर जल्दी ऑडिट करो जल्दी ऑडिट करो। मैं कहा भाई इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन तुमने देनी है। और दूसरी बात, इस एंटिटी से
मेन ताल्लुक कौन रखता है, डेली लाइफ के बारे में जानता कौन है, मैनेजमेंट। मुझे थोड़ी पता तुम्हारे यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पड़ी है क्या है। मैं तो आऊंगा, कोऑपरेट तो तुम करोगे, असिस्ट तो तुम करोगे। अब तुम लोग मुझे प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रहे, नहीं मुझे क्या पता तुमने एफएस कैसे बनाई। कोई क्वेश्चन पूछता हूँ सीधे मुंह जवाब नहीं देते, फिर मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो सीधा वर्ड क्या बोल दूंगा, डिस्क्लेम, कि मैं सर यहाँ पे अनेबल हुआ, मैं काम नहीं कर पाया। फिर वही बात, क्या बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए? कहता जी अगर तो बिल्कुल भी वाला सीन है, कुछ भी नहीं कर पाए, फिर तो कौन सा दो, डिस्क्लेमर। नहीं, अगर आप कह रहे हो जी कुछ नहीं कर पाए, बाकी कर पाए, कुछ थिंग्स आप प्रॉपरली नहीं कर पाए, देन उस केस में आप क्या देंगे, अगेन क्वालिफाई। मतलब एक वर्ड अगर तुम्हें फील हो रही है कि अगर तो बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है, फिर तो या तो प्योर एडवर्ट्स, प्योर डिस्क्लेमर। बट अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, कुछ चंद चीजें आप नहीं प्रॉपरली कर पाए, इन दैट केस आप क्या देंगे सर, क्वालिफाइड। तो वट एवर भी द ओपिनियन, चलो ओपिनियन तो ये देंगे ही देंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद द, फिर बाद में कौन बनाएगा, बोर्ड रिपोर्ट, ये पूरा बंडल बनकर कहाँ रखा जाएगा, एजीएम में। एंड एजीएम में इसके ऊपर क्या की जाएगी, डिस्कशन, जिसको तुम बोलते हो लेइंग ऑफ, लीडिंग ऑफ, क्लियर। एंड फाइनली मेंबर देन इसको क्या करेंगे जी, अडॉप्ट, क्लियर। अब सुनिए पॉइंट, मैं यहाँ पे आपको जो नोट डाउन करवा रहा हूँ नेक्स्ट, ये अपनी बुक में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे चैप्टर 1 के साइड पेज पे जहां भी होगा। मैं एक प्रोसेस दे रहा हूँ जी, जिसमें मतलब तेरी बुक कवर हो जाएगी सारी। प्रोसेस ऑफ ऑडिट, प्रोसेस ऑफ ऑडिट, कि जर्नली सर ऑडिट का प्रोसेस क्या है। हम किसी भी टाइप ऑफ एंटिटी में अगर जाएंगे, हमें एज एन ऑडिटर अगर अपॉइंट किया जाएगा, या कल को तुम किसी का भी क्वेश्चन भी अगर तुम पढ़ते हो, तुम्हें ये प्रोसेस हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन। कुछ मेरे 7 to 8 पॉइंट्स हैं, कि डायरेक्टली जैसे हम कहते नहीं कहीं भी स्टक हो जाओ, प्रोसेस याद कर रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या था, हम कौन से स्टेप पे हैं, दैट इज। सर मैं बातें बहुत बताऊंगा इस वाले में, थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा, अल्टीमेट याद रखिएगा कहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जी, नंबर 1 प्रोसेस इज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और तुम मेरे साथ जब भी ऑडिट में किसी भी चैप्टर में जाओगे, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि मुझे प्रोसेस बताओ क्या था, हमेशा नंबर 1 स्टेप। अच्छा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं, वन बाय वन साथ। सबसे पहले जी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड की जाती हैं बाय द ऑडिटर। एक बात बताओ, कोई भी क्लाइंट मेरे पास आएगा, मेरे को डायरेक्टली अपॉइंट कर लेगा? क्या मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं, क्या मेरी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं, या बाय लॉ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले एज एन ऑडिटर, मतलब इससे पहले एक स्टेप, क्लाइंट ने तुम्हें क्या करा होगा, अप्रोच, किस बात के लिए, कि सर हमारी एंटिटी की एफएस वगैरह हम बना के आपको दे देंगे, एंड आपने उसका क्या करना है, ऑडिट करना है। मतलब क्लाइंट तुम्हें पहुंचने की अप्रोच कर रहा है, रखने की अप्रोच कर रहा है, बट मैं डायरेक्टली एंगेज नहीं हूं। पहले में पहले में मेरी कुछ एक्टिविटीज, मेरी प्रीलिमिनरी, तभी तो वर्ड क्या है, प्रीलिमिनरी, स्टार्टिंग, इनिशियल, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एंगेजमेंट से पहले कुछ मैं एक्टिविटीज क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। लाइक आई फाउंड माई सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई फाउंड माई सेल्फ ethical in your assignment, and if you're ready to agree on my terms, कुछ बेसिक बातें। मुझे पता लगा कि अगर मैंने तुम्हारा ये असाइनमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर लिया, मैं इंडिपेंडेंट होकर काम ही नहीं कर पाऊंगा। डू आई हैव टू एक्सेप्ट इट? क्या करना चाहिए आपको? फिर तो वो प्रोफेशनली क्या होगा, मिसकंडक्ट। सर एक होता है कि बाद में तुम क्या हुए, दबाव में आए, यहाँ तो पहले दिन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी, कोई तुम्हारे रिश्तेदार की एंटिटी है जिसका ऑडिट करने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्या तुम्हें डे 1 ये नहीं पता कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी? तुम्हारी नहीं, अगले की चलेगी। अगला कहेगा जी क्लीन ओपिनियन दो, क्लीन देंगे। जो ओपिनियन कहेगा, क्या तुम्हें ऐसी असाइनमेंट्स टेकअप करनी चाहिए? दैट इज वाई एंगेजमेंट तो सर बाद में है। पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या करो, परफॉर्म करो। पहले ये पता करो वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अच्छा दूसरी बात, चलो मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, बट इनका काम करने से मैं कहीं अनएथिकल हो जाऊंगा किसी वे से, मैं मेरे पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा। आपा सर पर्टिकुलरली ऐसे लोग हैं जो कभी भी रिस्क का काम नहीं करते। हाँ, जहां रिस्क बहुत कम नेचर का है, एलिमिनेट हो जाएगा, संभाल लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जहां तुम्हें लगता है कि क्लियरली सीधा सीधा कल को अपने पे लायबिलिटी आएगी, रहने दो जी, जवाब है, मैंने काम ही नहीं करना। दैट इज द पॉइंट। तो मतलब ये होती हैं जी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जहां पे तुम्हारा ऑडिटर पहले खुद पे कॉन्फिडेंस गेन करेगा। अच्छा मान लो जैसे मैं पहले क्या ये नहीं चेक करूंगा कि मैं वो ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं, मन करे उस चीज में मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं, उस चीज में मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, इन दैट केस क्या मुझे विदाउट नॉलेज क्या मुझे वो असाइनमेंट टेकअप करनी चाहिए? नहीं। दीज आर कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। या मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग टू ये चलने वाले नहीं, मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग ये चलने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर ये क्या कर रहे हैं, मान लो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस देर इज नो पॉसिबिलिटी। फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इन दैट केस हम लोग नहीं अपॉइंट करेंगे, नहीं यस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 2 पॉइंट, अगर मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है, अगर मुझे क्या मिलता है, ग्रीन सिग्नल, व्हाट काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं एथिकल भी रहूंगा, कोई एथिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, प्रोफेशनली बिहेव करूंगा, प्लस मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे ये राजी है, जिन शर्तों पे मैं काम करना चाहता हूँ, फीस, टाइम, मैटर्स, स्कोप, वट, ये राजी है। कहते हैं हाँ सर, डन डन, ठीक है जी, डन। ऑडिटर की यहां पे क्या कर ली जाएगी, एंगेजमेंट, क्या कर ली जाएगी, एंगेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट, कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट वाया एंगेजमेंट लेटर, ब्रैकेट में लिख लेना टीओई, एंड वाया एंगेजमेंट लेटर टीओई, दैट इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कि फाइनली देन अल्टीमेटली उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स तुमने जो बनानी है सर, एक अपॉइंटमेंट लेटर के जरिए उसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए, दैट्स इट। अब अब मेरा काम आगे क्या होगा, शुरू। मतलब अभी तक तो कहानी क्या चल रही थी तुम्हारे माइंड में, एक्स लिमिटेड का ऑडिटर मिस्टर ए है, ऐसे कैसे बन गया, उसको अपॉइंट करने का भी प्रॉपर तरीका है, कुछ एक्टिविटीज, अगला पहले अपनी तसल्ली करेगा, देन। चलो जी, मुझे रख लिया गया, हमारे बीच की बातें सारी क्लियर हो चुकी, स्कोप डिसाइड हो चुका, द मैटर्स, फीस, कंटेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ हो चुका, वाया मैंने सीधा लिखा हुआ, वाया एंगेजमेंट लेटर, लेटर राइटिंग, ऑरली कभी नहीं, ये जिंदगी का असूल है, कभी भी ऑरली नहीं चलना, हमेशा क्या, राइटिंग, राइटिंग में लिखवाओ कि ये टर्म्स है, सो दैट तुम भी क्लियर रहो, मैं भी क्लियर, निकल को इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होगा, डिस्प्यूट, आपा नहीं चाहते। हाँ, इवन मेल इज एक्सेप्टेबल, मेल करवा लो, वो भी तो राइटिंग है, वो भी चलेगा। नाउ सर, मैं फिर अब अपना काम शुरू करूंगा। मेरे काम शुरू करने में नंबर 1 आता है ऑडिट की प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग। देन मेरे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स हैव अ स्ट्रेटजी हाउ टू डू द वर्ड, अगर सिंपल वर्ड में कहूं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट टू डू क्या डिसाइड हो चुका, व्हाट टू डू क्या डिसाइड हो चुका, यस, द वाया एंगेजमेंट लेटर, हमारे बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या हो चुकी, क्लियर। नाउ द टाइम इज हाउ टू डू, लेट्स मेक अ प्लान, ऑडिट का प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसकी प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप गाइड, जब ये बन जाएगी, इसमें सर एक्चुअली इसमें हम डिसाइड करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या डिसाइड करते हैं जी, ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर स्टैंड्स फॉर द मेथड्स, मेथड्स दैट इज प्रोसीजर्स, kind of what equivalent techniques to obtain audit evidence, techniques to obtain the audit evidence। मतलब यहां पे अपा जी प्रोसीजर अपने क्या करते हैं, लगाते हैं, क्लियर, कि वन बाय वन प्रोसीजर लगाने क्या करो, शुरू करो। अच्छा उसकी डिसाइडिंग सुनो ध्यान से, डिसाइडिंग तो कहां पे हो गई, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी प्रोग्रामिंग,
नाउ यहाँ पे प्रोसीजर लगने शुरू होंगे टू ऑब्टेन द क्या, ऑडिट एविडेंस। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट आगे जो वर्ड आएगा नंबर 5, यहां से आपको क्या मिलेंगे जी, ऑडिट एविडेंसेस। क्या मिलेंगे, ऑडिट एविडेंसेस। अब ऑडिट एविडेंसेस जो होने चाहिए ना, जो होने चाहिए दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। द ऑडिट एविडेंस मस्ट बी क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मींस क्वांटम, एप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी वाइज। मतलब क्वांटिटी वाइज भी चाहिए, क्वालिटी वाइज भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ये नहीं होगा पर्टिकुलरली कि सिर्फ मान लो सफिशिएंट इकट्ठे कर लिए बट वो एप्रोप्रिएट नहीं है, हमें दोनों चाहिए। क्यों, जो एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ करने में क्या करें, हेल्प आउट करें, एक ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मुझे चाहिए। एंड इन एविडेंसेस की मदद से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ऑडिट कंक्लूजन। क्लियर, क्या करूंगा, ऑडिट कंक्लूजन। एंड बेसिकली इस कंक्लूजन को क्या कर दिया जाएगा, रिपोर्ट इन अ रिटर्न। मतलब कंक्लूजन कह लो वर्ड या ओपिनियन कह लो, दोनों वर्ड चलते हैं। ओपिनियन कह लो या कंक्लूजन, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। कि एविडेंसेस को बेस मानते हुए मैं कंक्लूजन क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, रिपोर्ट, देन उससे फाइनली क्या बना दूंगा मैं। मतलब अगर मैं इसको नेक्स्ट वाले में भी लेके चलूं ना, नेक्स्ट वाले में अगर लेके चले कि कंक्लूजन को देन हम फाइनली मेंशन कहां करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, क्लियर। अ रिटर्न रिपोर्ट कहने का मतलब अ रिटर्न रिपोर्ट, क्लियर। यहां पे उल्टा वर्ड मैं थोड़ा सही कर दूं, कंक्लूजन स्टैंड्स फॉर मेकिंग और ड्राफ्टिंग ओपिनियन, ड्राफ्टिंग एंड ओपिनियन। कंक्लूजन का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग एंड ओपिनियन। एंड इस ओपिनियन को यहां पे लिखूंगा उल्टा, इन रिटर्न फॉर्म, इन रिटर्न फॉर्म। देन मैं क्या करूंगा सर, जो कंक्लूजन मेरे पास आया है उसको एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए क्या कर देंगे, जाहिर कर देंगे। एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए लोगों को बताना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्टिंग वगैरह निपट जाती है, देन लास्ट स्टेप हमारा आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन स्टैंड्स फॉर फाइलिंग, फाइलिंग, असेंबलिंग, क्लियर, या कंपाइलिंग, कुछ भी वर्ड, दो तीन वर्ड चलते हैं, ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स जो शुरू से लेके लास्ट तक, पहले दिन से लेके लास्ट तक जो भी तुम्हें कुछ मिला, जिसका रिलेशन तुम्हारे ऑडिट के साथ है, तुम फाइनली उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे, एक प्रॉपर फाइल रेडी करोगे विच इज कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट फाइल। यहां पे एक वर्ड, क्या मैं लास्ट में जाके फाइलिंग करूंगा, सर फाइलिंग तो साथ साथ, बट उसको फाइनली असेंबल कब करूंगा, लास्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, मैं अपना ऑडिट कंप्लीट कर चुका, द लास्ट टाइमिंग किसके ऊपर होती है, डॉक्यूमेंटेशन। कि भाई फिर अपनी पूरी फाइल वगैरह बनाकर रख लो, क्लियर। जिस भी बेसिस पे तुमने ऑडिट करा, जिस भी बेसिस पे तुमने कंक्लूजन ड्रॉ करा, कल को लोगों में जवाब भी तो देना पड़ेगा। कल को लोगों को, मान लो कोई, मान लो आईसीआई ने मेरे पे सवाल उठा लिया, या किसी लॉ ने मेरे पे सवाल उठा लिया कि तुमने फलानी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करा है, ऑडिट। किस बेस पे ये ओपिनियन दिए, किस बेस पे, मैं क्या जवाब दूंगा, जवाब नहीं। फाइल उठाओ, कल्ला कल्ला डॉक्यूमेंट आपका पहले ध्यान से लगा हुआ है, रखाया हुआ है, सामने दिखाओ सर इस बेस पे। मतलब कल को तुम्हारे लिए डिफेंस का काम कौन करेगा, तुम्हारे लिए बचाव का काम कौन करेगा, तुम्हारी फाइलिंग, ऑडिट फाइलिंग। और बहुत सारे सीएस पर्टिकुलरली इसी चीज को करना भूल जाते हैं। फिर जब कभी क्वेरी लगेगी, जब कोई डाउट आएगा, फिर याद ही नहीं कि मैंने फलाने केस में फलाने ईयर में ऐसा क्यों करा था, पता ही नहीं। इसीलिए पर्टिकुलरली आपके आईसीआई ने यहां पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन बनाई है कि एज पर द स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी। बिना डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा ऑडिट किसी काम का नहीं। और ऊपर से अगर फाइलिंग मेंटेन नहीं करी, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और तुम्हारे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। सो ये एक होली सोली मतलब काइंड ऑफ, तुम अगर उसको ध्यान से देखो ना,
ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं। सेकंड चैप्टर का नाम पढ़ियो, क्या लिखा इंडेक्स में देखो। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट, प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम। क्लियर? वही चलो, थर्ड वाला कहीं ना कहीं अलग आ गया। थर्ड वाला टॉपिक क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड, ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे। वही देख नंबर 4 वाला। सर एक बात बताओ, ऑडिट एविडेंस क्या डायरेक्टली मिल जाएंगे? ऑडिट एविडेंसेस को लगाने लेने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स, द मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। एंड वही देखो उसके बाद सर जो भी एविडेंस तुम कलेक्ट करोगे, बेस्ड ऑन दैट, तुम क्या ड्रॉ करोगे? कंक्लूजन्स, जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट। चैप्टर 8 पढ़ ले, क्या लिखो। एंड वही बेस्ड ऑन दैट सर आफ्टर कंप्लीशन तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, रेडी करनी है। चैप्टर 6 देख। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारे चैप्टर्स ही। अगर तुम चाहो एक एक वर्ड पे आगे कितना फैलना है, यहीं पे फ्लो चार्ट भी शुरू हो जाएंगे कि सर प्री, जैसे मैं बताया प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है। ऐसे ही आगे से आगे यही कंटेंट हम चलने वाले हैं। बट एवरी टाइम तुम रहोगे इस प्रोसेस के अंदर, अपनी बात जो चलेगी वो चलेगी, तो इनके अंदर ही सब इलेबोरेट, नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन, सब फील्ड्स इसी में घुसेंगे। बट फाइनली क्रक्स क्या निकलेगा? दिस इट। तो नंबर 1 स्टेप पे यहाँ पे सबसे पहले ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा जी? नंबर 1, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पहले वो कुछ अपनी प्रायर टू द एंगेजमेंट कुछ एक्टिविटीज क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। अगर उसको वहां पे थोड़ा पॉजिटिव लगता है कि मुझे आपकी ये जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, देन वो एंगेज होगा, नहीं अदरवाइज वहीं पे जवाब। नंबर 2 पॉइंट क्या था? ऑडिटर को एंगेज कर लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा वाया एंगेजमेंट लेटर, दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर कर ली जाएंगी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप क्या होगा, फीस क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, फॉर्मेट, किस रिपोर्ट में, किस फॉर्मेट में मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, एवरीथिंग, हर चीज मैं आपको पहले बता दूं। देन नंबर 3, सर अगर ये चीजें तुम्हें मंजूर हैं, इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लान, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम। चैप्टर 2। देन यहां पे मैं अपना डिसाइड कर लूंगा एक वर्ड, यहां पे मैं अगर थोड़ा सा वर्ड ऐड ऑन करूं, NTE। एक्चुअली हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं 3 वर्ड। NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। सिंपल शॉर्ट वर्ड, अभी के लिए शॉर्ट लिख लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस वर्ड में जाने वाले हो, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली प्लानिंग के अंदर हमें डिसाइड ही करना है। NTE कॉल्ड एज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। कौन से प्रोसीजर कब लगाए जाएं एंड कितने हद तक लगाए जाएं, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये चीजें हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। क्लियर नाउ। आफ्टर दैट सर जब तुम प्रोसीजर लगाने शुरू करोगे, अब अगर मैं तुम्हें कहूं प्रोसीजर भी 2 तरह, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। प्रोसीजर भी कितने तरह के हैं? 2 तरह के। अब इसकी डिटेल में जाएंगे, चैप्टर 4 ही कि कौन कौन से प्रोसीजर, लाइक अगर तुमने रिस्क असेसमेंट करनी है, उनके लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं कॉल्ड एज रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें मैं वही कह रहा हूं कि अभी तो तुम्हारे लिए होगा कि सर आप एक लाइन में 4 4 वर्ड नहीं बोल रहे हो, किसको पकड़े किसको छोड़े। पहले सुनो, सिर्फ सुनो। ये सारे वर्ड्स वन बाय वन आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जब इनको यूज टू हो जाओगे ना, एंड चैप्टर 1 इज द बेस। उल्टा आप ये मान के चलना, मुझे जितना टाइम चैप्टर 1 में लगेगा ना, नेक्स्ट में नहीं लगेगा। उसका कारण नेक्स्ट में तो वही बातें हैं, बट अपने अपने कॉन्सेप्ट वाइज है। अभी के लिए तुम्हारे लिए सारे वर्ड्स क्या है? नए। ओपिनियन पहली बार आया, प्रोसीजर पहली बार आया। अच्छा नेक्स्ट, इन प्रोसीजर को लगाने से क्या मिलेंगे? एविडेंसेस। एविडेंसेस मस्ट भी क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, मतलब क्वांटिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। एंड आफ्टर दैट वर्ड आपके पास क्या आया? उन्हीं एविडेंसेस के बेस पे तुम क्या ड्राफ्ट करोगे? कंक्लूजन, ओपिनियन। एंड उस ओपिनियन को हम लोग पर्टिकुलरली क्या करेंगे सर? डिस्क्लोज कर देंगे, जाहिर कर देंगे वाया रिटर्न रिपोर्ट विच इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट। एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स, जिसको रिपोर्ट बांटनी है बांट देंगे, और मैं अपना लग जाऊंगा किसके ऊपर? अच्छा मेरा काम बांटना नहीं, मेरा काम है अपॉइंटर तक पहुंचाना, कि जिसने मुझे अपॉइंट करा वहां तक रिपोर्ट करना। उसके आगे कंपनी अपने आप बांटती रहेगी, मैं अपना लग जाऊंगा इसके ऊपर? डॉक्यूमेंटेशन, अपनी फाइल, हर चीज। कई बार ऐसा होता है शुरू से आपने डॉक्यूमेंट बेफालतू के ले ली, पर बाद में किसी काम की नहीं, छांटी लगाओ, जो बाहर निकालने वाला बाहर निकालो। हम करते नहीं फाइनल फाइलिंग, वो चीज।
सो दिस इज द टोटल प्रोसेस जो आप लोग मतलब ऑडिट के अंदर किसी भी चैप्टर में जाओगे तुम रहोगे तो इसके अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। चैप्टर नंबर 1, आइए जी। सर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्कोप। हम यहाँ पे तीन बातें डील करेंगे। नंबर 1 नेचर, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 स्कोप। कि ऑडिट का नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। आइए वन बाय वन डायरेक्टली पढ़ो जी। ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। सर एक बात बताओ, क्या ऑडिटिंग वर्ड पहली बार कहीं सुनने को मिला? क्या ये बिल्कुल न्यू एरा का मतलब अपने आप में टर्म है? नहीं, ये एशियन टाइम से, पुराने टाइम से भी वर्ड चलता आ रहा है। सर क्रॉस चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना कौन सा आज का काम है? हम लोग नॉर्मली किसी का किया हुआ काम दूसरे से चेक करवाते हैं, वो भी तो क्या है, ऑडिट। वो भी तो अपने आप में क्या है, ऑडिट। सो ऑडिट अपने आप में था क्या, एग्जामिनेशन, जो पहले भी होती आ रही है अब भी होती आ रही है। क्लियर, पढ़िए। यस, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, हाँ जी, in existence since ancient times in many societies of world including India. including India. Yes, Sanji. The reference to auditing is found in Kautilya's Arthashastra in the 4th century BC. It talks about the fixed accounting year, a process of closure of accounts and auditing the same. मतलब ये बड़े पुरातन काल से चलता आ रहा है सर, कोई नया टर्म नहीं है। हाँ, अलग अलग नाम से बुलाते होगे अलग बात है, प्रोसेस तो वही था। कि फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, जो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है वो यही तो है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एट एक प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ बुक्स होनी चाहिए। नॉट कि लंबे टाइम के लिए बुक्स ओपन करके बैठ गए। एक फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग क्या बनाई जाए, बुक्स, एंड प्लस उनका ईयर बाय ईयर क्या करवाया जाए, ऑडिट। नेक्स्ट, देयर वर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग, हाँ जी। Periodical checking, verification as well as reference of misstatements in financial statements. ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर। और तुम्हें लगता होगा पर्टिकुलरली सर, हम आज के टाइम में पुराने सीरियल्स, पुराना कंसेप्ट कहीं देखना शुरू कर दें, तुम गलतियां पहचान लोगे। तुम वहां पे गलतियां बड़े इजीली पहचान लोगे कि यहाँ पे जी ये गलत कर रहा है। क्योंकि अब्यूज ऑफ पावर आज से ही नहीं, अब्यूज ऑफ पावर बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। क्योंकि कॉमन सेंस, जिस बंदे को सत्ता में बिठा दिया गया, पावर दे दी गई, कभी ना कभी तो मन बहलेगा, कभी ना कभी तो नीयत खराब होगी। अब चाहे वो किसी राजा के मंत्री क्यों ना हो, राजा के कोई खजांची क्यों ना हो। तो ये कोई आज की टर्म नहीं है, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है। चाहे छोटी मोटी चोरी चकारी है, सर अब्यूज ऑफ पावर के कारण मिस स्टेटमेंट्स तो हर जमाने में देखने को मिली है। आगे, नेक्स्ट। पहले द वर्ड ऑडिट जो है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है सर, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है, ओडायर। एंड ओडायर मींस टू हियर, टू हियर। ओडायर मींस टू हियर। पहले के जमाने में क्या होता था पर्टिकुलरली, अकाउंट्स, लेखा जोखा, अकाउंट्स लेखा जोखा पढ़कर सुनाया जाता था। जैसे जितने भी राजा महाराजा या उनके नेक्स्ट के जो अथॉरिटीज होते थे, कि जो मुंशी जैसे कहते थे, जो मेंटेन करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी कि मुंशी साहब सारा मेंटेन कर लो, जब हो जाएगा बन जाएगा ना, मुझे पढ़ के सुनाना। पढ़ के सुनाना कि मतलब, अब होते तो लोग तेज थे, राजा ऐसी थोड़ी राजा बनेगा, किसी वजह से दिमाग वाइज तो तेज थे ना, गलती पकड़ देते थे कि आपने ऐसा क्यों करा वहां पे। तो यहां वहां से वर्ड चला ओडायर। ओडायर स्टैंड्स फॉर टू हियर। पढ़िए। इन द मिडिवल टाइम्स ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स, रीड आउट टू देम, हाँ जी। Read out to them to check that employees were not careless and negligent. और दूसरी बात, कहते नहीं जब सर के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह का प्रेशर रखोगे कि तुम्हारा काम क्या किया जाएगा, चेक। अब मैं कह दूं सिंपल सी बात कि तुमने घर से 2 क्वेश्चन करके लेके आने, एंड अगले दिन मैं चेक ना करूं, उसकी वेरिफिकेशन ना करूं, एग्जामिनेशन ना करूं, अब इस चीज का क्या होगा, मिस इम्पैक्ट होगा। कोई करके आएगा, कोई नहीं करके आएगा। अब मैं कह रहा हूं पर्टिकुलरली कल 2 क्वेश्चन होने चाहिए और कल्ले कल्ले की कॉपी चेक करूंगा, चाहे चेक ना करूं, तुम करके आओगे। उसका कारण, एक मॉरल चेक ऑटोमेटिक लग गया। कि जब बंदे को पता होता है ना कि उसका किया हुआ काम क्या होगा, आगे चेक होगा, वो गलती करने के चांसेस बहुत कम कर देगा, खत्म नहीं, क्या कर देगा, कम। क्योंकि नेचुरली सर गलती सर कोई इंटेंशनली थोड़ी, अनइंटेंशनली भी हो जाती है। बट मेन थिंग इज, अगर तुम्हारे पे ऐसी क्रॉस चेकिंग ना होती, कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम ना होता, तो क्या पता अगर सही करता गलत करता।
सो दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट करना, क्रॉस वेरीफाई करना, चीजों को चेक करना जो एज पर द रिक्वायरमेंट है, क्या वैसी बनाई गई, क्या वैसी की गई है। अगर कोई कमी पेशी है, क्वेश्चन मार्क, अगले से पूछो, एम्प्लॉय को जवाब देना कि ऐसा क्यों करा, सो दैट मैं उनको नेग्लिजेंट होने देना नहीं चाहता। इसीलिए ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे लगाया जाता है। सुनो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोप लेड टू द एक्सपेंशन, हाँ जी, Led to expansion and volume of trade and और consequently जब यूरोप साइड से डिमांड बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, कामकाज बढ़ा, नेचुरली सर ऑडिटर्स की डिमांड भी डे बाय डे क्या हो गई, इंक्रीज। कि सर बात तो सही है, और एक चीज और पक्की है, तुम अल्टीमेटली अपने द्वारा किया हुआ काम चाहे 100 बार चेक कर लो, तुम्हें गलती नहीं दिखेगी, तुम्हें गलती कभी नहीं दिखेगी। और वही दूसरे किसी पर्सन से चेक करवा लो, 1 सेकंड लगाएगा, यहां गलती है, यहां गलती है। क्यों? व्यू पॉइंट का फर्क है ना। वो जो पर्सन जिसने खुद डाटा बनाया है, उसको वो एक जैसे दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा कि इसके अंदर गलती है, चाहे 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, गलती नहीं दिखेगी। और वही दूसरा पर्सन जो बैठा ही किस पर्पस के लिए, उसमें कोई गलती फाइंड आउट कि वो सही बनाया गलत। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई क्वेश्चन बना रहे हो, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, आधे घंटे से खुजाई जा रहे हो, साथ वाले को जरा दिखा के दिखा, ओए यहाँ ये नहीं डाला, 1 सेकंड से पहले, क्यों? उसकी इंटेंशन और आपकी, तुझे नहीं दिख रहा कि उसमें ये चीज नहीं गई, सामने वाले ने इमीडिएटली वो गलती पकड़ ली। दैट इज क्रॉस वेरीफाई। जब अपा खुद अपना काम करते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो वो सही है, कौन कहता है कि मैंने गलत काम किया, कोई कहेगा? और दूसरी बात, अगर तुम ही उसका दोबारा चेकिंग करोगे, कोई डिस्क्लोज करेगा कि मेरे काम में गलती है? इसीलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, कि एक अलग से कोई पर्सन हो जो आपके द्वारा किए हुए काम को क्या करेगा, चेक करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और अगर गलती होगी सो नेचुरली आपको लायबल भी ठहराएगा। दैट इज पॉइंट। आगे, द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड, हाँ जी, was appointed in British India in 1860. Hmm. Later, Office of Auditor General was given the statutory recognition. And presently CAG, that is called as Comptroller and Auditor General of India, is an independent constitutional authority जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द गवर्नमेंट ऑडिट्स। और इंडिया में आज भी सर प्रेजेंटली बात कर रहे हैं, बट ये पोस्ट कब क्रिएट की गई थी? ब्रिटिश इंडिया में 1860 में। हाँ, उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देते हुए प्रॉपर पोस्ट क्या बना दी गई? कैग। क्लियर कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में जितना भी ऑडिट होगा, जो कुछ भी काम होगा, इवन बुक्स प्रेपरेशन, उनकी ऑडिटिंग को लेकर हर चीज विद द कंसल्टेशन विद क्या होगी? कैग। नाउ द आईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1949 फॉर रेगुलेटिंग द क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया में। इस सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, दैट इज आईसीए। तभी तो हमारे पे सारी रूलिंग, क्योंकि जिसके मेंबर है नेचुरली हम उन्हीं की माने। बट अब बैकग्राउंड डे बाय डे नाफरा भी कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी लेके आ रहा है, हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। क्यों? हम नहीं चाहते कि जिन लोगों पे इतना ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं वही लोग गलत बिहेव करना शुरू कर दे। तुम लोगों के साइन की वैल्यू, तुम लोगों की स्किल की जो वैल्यू है, हर किसी के पास थोड़ी है, हर किसी के पास थोड़ी है। हमने हर किसी के साइन एक्सेप्ट नहीं करे, सिर्फ एक सीए के साइन एक्सेप्ट करे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाई? कुछ तो कारण होगा, वो कारण है विश्वास, द स्किल, द नॉलेज, द टैलेंट यू पीपल हैव, दैट इज द मेन थिंग। एंड उसी से तुम आगे मिस यूज करो, अब्यूज करो, फिर ऐसे ही अपने प्रोफेशन को नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। उनको तो क्या है कि ऐसा होने से पहले हमारा वो मेंबर ही नहीं, उसकी मेंबरशिप ही क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, डीबार कर दो, हमारा मेंबर ही नहीं। दैट इज द थिंग। पर हम अपने प्रोफेशन को डिसरेप्यूट थोड़ी पहुंचाएंगे। सर इतने सालों से 75+ ईयर्स की जो एक्सीलेंस वर्ड लिखते हैं आजकल, आईसीआई का भी लिखा होता है वर्ड 75 years ऑफ एक्सीलेंस, वो किसी वजह से, किसी विश्वास से। एंड ठहरे कुछ मेंबर पर्टिकुलर जो इसका नाम खराब करने पे लगे हुए हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तभी तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर क्या लगाई गई हैं? अपनी पनिशमेंट्स। सो दैट इज द केस। तो ऐसा नहीं कि ऑडिट पहली बार ये वर्ड आया है, ऑडिट अपना पुराने टाइम से वर्ड चलता रहा है। आइए, नेक्स्ट वर्ड इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। बड़ा अच्छा पॉइंट।
नंबर वन, सबसे पहले तो डेफिनेशन गिवन बाय द आईसीआई। आईसीआई ने ऑडिट की डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करी है? नंबर वन, सर एन ऑडिट इज एन क्या लिखा हुआ? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने कल भी तुमसे एक ही चीज मांगी थी, क्या? इंडिपेंडेंस। कि सर अगर काम करना है, आ जाए नहीं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में भी तुम सबसे पहले अपने आप को क्या फाइंड करो? इंडिपेंडेंट। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करूंगा, मेरे पे मैनेजमेंट की, क्लाइंट की, कंपनी की, किसी की नहीं चलेगी, मैं जो सोचूंगा जो करूंगा अपने अकॉर्डिंग करूंगा, अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट रहकर काम कर पाओगे, फिर तो बात आगे बढ़ाओ। इट्स बेटर, छोड़ दो, असाइनमेंट छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। हम कहते नहीं कि तुमने भी वही बात अगर कहनी थी जो मैनेजमेंट कह रही है, तो इतना खर्चा पानी फॉर्मेलिटी करने का फायदा क्या हुआ? मेंबर तो क्या कहेंगे, फिर तो अगर झूठ ही बोलना था, फिर मैनेजमेंट ही सही थी, फिर तो मैनेजमेंट ही सही थी। अगर तुमने भी ये मिली भगत करनी है, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करना, तुमने भी विशेज ऑफ द अनदर के अकॉर्डिंग काम करना, जहां पे तुम्हारी विल क्या होगी? डोमिनेटेड। अगर तुमने भी वही काम करने हैं, तो मैनेजमेंट ही सही थी। अच्छा भला झूठ बोल तो रहे थे, हम मान लेते। हमने तुम्हें क्यों अपॉइंट करा? तुम्हें क्यों अपॉइंट करा? क्योंकि हमारा फेथ तुम्हारे पे था, तुम्हारे प्रोफेशन पे था, तुम्हारी डिग्री पे था, और तुमने वही क्या कर दिया? खराब कर दिया। That is why the foremost thing, the ICI, what demands from the members in every assignment, the first foremost needed is you must be independent. इंडिपेंडेंट रहोगे तो बढ़िया है जी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एंड ये रहना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स, ऐसे ऐसे सिचुएशंस सामने आती हैं, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वही चीजें तो हम आपको सिखा रहे हैं कि पर्टिकुलरली सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। कहते हैं दुनिया की कोई ताकत सामने आ जाए, पर ताकत होती इतनी हसीन है, क्या करें? पैसा है, नशा है, कुछ भी है, सिंपल सी बात। इन दैट केस बंदा कॉम्प्रोमाइज करे क्यों ना? हम कहते नहीं हर बंदे की कीमत होती है, वो बात तुम्हारी है, तुम अगले की कीमत क्या लगा रहे हो, पर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो इन्फ्लुएंस होगा। वही चीज को रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यार यू मस्ट बी, अगर तो इंडिपेंडेंट रहोगे, फिर तो काम पकड़ लो, आगे ऑडिट कर दो, रिपोर्ट दे दो, हम भी यार बात माने। मेंबर भी क्या कहेगा? अगर तुमने भी वही बातें बोलनी थी जो मैनेजमेंट कह रही है, फिर तो मैनेजमेंट ही सही थी, हम उसी की बात मान लेते, फिर तेरे को हायर करने का फायदा क्या हुआ? प्लस ऑफ ये ऑडिट किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आई एम कंसर्न अबाउट ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट ऑपरेशनल। मैं यहां पे अगर ऑडिट करने आ रहा हूं तो सिर्फ किसका? मतलब एफएस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन। सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस ओनली एफएस? इवन इसके अंदर बहुत बड़ा वर्ड है सर, जहां भी, हाँ, उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं उसका ऑडिट करने आ रहा हूं। एंड ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और irrespective of its size means, साइज मीन्स कोई लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, कोई भी हो। एंड इररिस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म, व्हाट इट मीन्स, कोई सर बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोई प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या लिखा हुआ है? मतलब ना मुझे इस बात से मतलब कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, ना मुझे उसके साइज से मतलब, ना मुझे उसके लीगल फॉर्म से मतलब, किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। हाँ, कुछ पे मैंडेटरी है, और कुछ पे वॉलंटरली, तुम्हारी इच्छा। अब लाइक एक बात बताओ, प्रोप्राइटरशिप पे कहीं कोई एक्ट है? प्रोप्राइटरशिप पे क्या कहीं कोई एक्ट है? लोग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स का भी क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं। फिर करवा लो सर, बढ़िया बात ही है, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हो। ऑडिट करवाने से तुम्हें ही एश्योरेंस मिलेगी, तुम्हें ही प्लस मिलेगा कि हाँ जो चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये जरूरी थोड़ा कि अगर मैंडेटरी होगा तो ही करवाना है, वॉलंटरी करवा लो। अब लाइक मेरी एंटिटी पे यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है,
मैं फिर भी करवा रहा हूं, मैं फिर भी करवा रहा हूं। उसका कारण, टू गेट द सेल्फ एश्योरेंस, टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन द बिजनेस, कि नहीं जी जो कुछ चल रहा है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दैट्स इट। सर जी ये एक विश्वास है। हाँ मे बी वो बाय लॉ हो, मे बी वॉलंटरली हो। अब हम नहीं कहते, बहुत सारे लोग ऐसे जिन पे एप्लीकेबल नहीं है फिर भी ऑडिट करवाते हैं। लाइक उनका मोटिव क्या है, टू कीप चेक ऑन द एम्प्लॉयज, ताकि एम्प्लॉयज पे नजर रहेगी। अब एक कॉमन सेंस, मेरे जैसा पर्सन अगर बिजनेस रन करने लग जाए, अगर मैं इतना कंसर्न हो जाऊं कि हर चीज मेरे हाथ से होनी चाहिए, तुम ज्यादा बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। एंड जिसके लिए तुम्हें डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसके ऊपर, इंप्लॉयज। बट पता नहीं ना इंप्लॉयज सही काम करेंगे या नहीं, फिर उसका तरीका क्या है? तरीका क्या है? थोड़े पैसे खर्च करो, ऑडिटर हायर करो, एंड ऑडिटर को रखो कि सर ईच एंड एवरी एक्टिविटी क्या करो, चेक करके दो वेदर ये सही है या गलत। अगला फिर भी करवा रहा है। अब लाइक एज अ मोरल चेक, एज अ इंटरनल कंट्रोल, हमने बहुत कुछ लगा रखे। मेरी 4 एंटिटीज चल रही हैं, मैं चारों जगह प्रेजेंट थोड़ी होऊंगा, पर मुझे क्या पता वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। दैट इज ऑडिट। कि हमने ऑडिट करवाना ही करवाना है जी, मैं क्या लॉ कहे ना कहे यार मैं तो करवाऊंगा। आपका तो एक बढ़िया टीम सीए की हायर करी, मैं कहा जी मेरे ये 4 एंटिटीज हैं अलग अलग लोकेशन पे हैं, मुझे इनकी रिपोर्टिंग बढ़िया निकाल के दो। एंड जो सही अक्लमंद लोग हैं ना, वो इसको पार्ट ऑफ बिजनेस मान के चलते हैं, कि लॉ कहे ना कहे। देख स्केल बड़ा होगा, ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं अगर छोटे मोटे स्केल का भी काम है ना, अगला तो भी क्या करेगा, ऑडिट करवाएगा। कि ये एक तसल्ली है माइंड को, भी हाँ अपने आप में सही चल रहा है। एंड वेन सच एन एग्जामिनेशन इज, क्या लिखा हुआ है, और जब इस तरह की एग्जामिनेशन क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है, विद द व्यू व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन, क्योंकि मोटिव इस एग्जामिनेशन के पीछे एक ही है, क्या, टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इंप्लाइड कभी नहीं होगा, एक्सप्रेस वाया रिटर्न रिपोर्ट, एक ओपिनियन बनाकर आपको देनी पड़ेगी। सो आईसीए ने जो डेफिनेशन दी उसको नेक्स्ट आके नीचे एनालिसिस में 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। बट सिंपली वर्ड, an audit is an independent examination of financial information of any entity। बोलो भाई क्या बात है? An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, and when such an examination is conducted with a view to express an, अपनी वर्डिंग में ना थोड़ी बॉडी के गेस्चर्स भी ऐड ऑन करा करो, जहां पॉज लेने हैं, जो जैसे कहते नहीं पर्टिकुलर एक सांस में पढ़ोगे याद नहीं होगा, ब्रेक, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटो, कनेक्ट करो मल्टीपल टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम से अगर मैं बिना पूछे हूँ वर्ड टू वर्ड निकले। An audit is an independent examination of the financial information of any entity, irrespective of whether profit earned or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion। बनेगा, पर उसको ब्रेक कर करके क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। लाइक उसी एनालिसिस में पहला पॉइंट आपके पास क्या आया, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होने का मतलब क्या है सर, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, Independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of the person who have कि engaged in it. बेसिकली सर आपकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आपकी जजमेंट है ना, वो किसी के इशारों पे नहीं होनी चाहिए, कि जो सामने वाला चाह रहा है, जो वो कह रहा है हम वही करी जा रहे हैं, वो फायदा। अब अल्टीमेटली अब ऑडिटर समटाइम्स ये आते हैं सिनारियोस, ये सिचुएशंस आती हैं, जो ऑडिटर अपने आप को ये फील करता है कि मैं सर मतलब खुलकर वो काम नहीं कर पा रहा, अगर मेरे बस में होता मैं अपने अकॉर्डिंग चलता। बट यहाँ पे मैनेजमेंट मेरी इन्फ्लुएंस, मतलब मेरी पावर को, विल को क्या कर रही है, डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स दबा रही, मेरी विशेष को दबा रही है, मैं अपने उस अकॉर्डिंग टू काम तो नहीं कर पा रहा। एंड सिंपल सी बात, जितना तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे रिस्क भी होगा, ऑडिट रिस्क भी होगा, डर भी होगा। क्यों? मैंने कौन सा अपने अकॉर्डिंग करा, मैंने किसके अकॉर्डिंग करा, मैनेजमेंट जो कहती गई अपन करते गए। अब उसका कारण क्या है, क्यों तुम इन्फ्लुएंस हुए, हमें क्या पता। अगले ने कोई फाइनेंशियल लालच दे दिया, कोई पेक्यूनरी रिलेशन में थे, बिजनेस रिलेशन में थे, क्या थे हमें नहीं पता। बट इतना पता तुमने अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंसी क्या करी है, ब्रीच करी, तुमने कॉम्प्रोमाइज करा। आगे, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट सो दैट ही कैन फॉर्म He can form an
opinion without being affected by any influence. सर मतलब तुम्हारे पे किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आगे, इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस द, और दूसरी बात, हम इंडिपेंडेंस बार बार क्यों मांग रहे हैं? इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, नॉट सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मीन्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी प्रेशर। मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। और दूसरी बात, मेरा स्टेटस या तुमसे ऊपर है, मेरा स्टेटस तुमसे ऊपर है, मैनेजमेंट से मैं एट प्रेजेंट ऊपर बैठा हूं, तो मैं इन्फ्लुएंस क्यों? मैं इन्फ्लुएंस किस बात के लिए हूं? पढ़ेंगे सर, चैप्टर 11 आएगा जहां पे तुम ये बात करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स आर देयर, जहां पे तुम्हारी इंडिपेंडेंस क्या हो जाती है, ब्रीच हो जाती है, कम हो जाती है, कारण उसका। आगे, एंड देयर आर, बाकी सर आपको डरने की जरूरत क्या? स्टैट्यूटरी प्रोविजन तुम्हारे साथ है, अगला इंडिपेंडेंस मांग रहा है तो मान लो। तुमने कंपनी लॉ पढ़ा, सेक्शंस में भी वर्ड क्या लिखा हुआ था? द ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। कंपनीज एक्ट खुद कह रहा है, आईसीए खुद कह रहा है, द वेरियस एनेक्टमेंट्स खुद कह रही हैं, तुम चले कॉम्प्रोमाइज कर लो। पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल इन द कंपनीज एक्ट 2013, हाँ जी, There are specific provisions where a relative of director or a shareholder who is a CA cannot be appointed as an auditor. कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ, क्या लिखा हुआ है? आपने उसकी लंबी लिस्ट पढ़ी थी डिस्क्वालिफिकेशन की कंपनीज में, एज पर वेरियस क्लॉजेस, 8 क्लॉज हमने पढ़े थे वहां पे, जिसमें साफ मना किया गया था इन फलाने फलाने केसेस में तुम ये पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करोगे, कारण इंडिपेंडेंस ब्रीच होगी, 100% होगी। जैसे डायरेक्टर का ही कौन है? रिलेटिव। तुम उसको क्या रखने जा रहे हो कंपनी में? सीए, एज अ ऑडिटर। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऑडिटर अपनी मनमर्जी कर पाएगा? वो ऑडिटर प्योरली किसके अकॉर्डिंग चलेगा? जो डायरेक्टर कहेगा। क्यों? रिश्तेदारी, रिलेशन बीच में आ गया। आगे, नेक्स्ट, इफ ऑडिटर मेंटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ, और हाँ जी Of independence, credibility of financial statements is सर, enhanced. और कुछ नहीं, द मेन थिंग इज जितना एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करेगा ना, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। यूजर्स का एक वर्ड, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर अगर तुम क्या थे? इंडिपेंडेंट। अगर मैं कह दूं, मान लो सपोज पता लगा फलानी कंपनी का ऑडिटर तुम हो, एंड तुमने ऑडिट रिपोर्ट दी है, फिर तो ऐसी रिपोर्ट दी होगी तुमने, कहता यार ऐसा क्यों बोल रहे? ले, तुम्हारी तुमसे रिश्तेदारी बढ़ती है, तुम्हारा तुमसे रिलेशन है, हमें क्या पता नहीं है कि ये क्लीन ओपिनियन कैसे दी गई होगी? अगले ने कहा होगा, चाहे पता नहीं तुमने कॉम्प्रोमाइज करा या ना करा, लोगों को तो देखने में लगेगा। एंड अगला क्या कहेगा? मैं फेथ नहीं करूंगा जी। फिर तो अगर तुमने भी वही बातें बोलनी थी, फिर इस तरह के एलिगेशन आ जाते हैं कि अगर तुमने भी वही बातें बोलनी थी फिर तो मैनेजमेंट ही सही थी, जब तुमने भी रियल पिक्चर शो नहीं करनी थी फिर तो मैनेजमेंट ही सही थी। हमें क्या जरूरत पड़ी थी इतना टमटमा करा, लोगों को बुलाया, अपॉइंट करा, ऑडिटर रखा, फीस भी दी, मिला फिर कुछ नहीं, क्या फायदा हुआ? यस, आगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड बाय द मेन पॉइंट। मेन वजह हमारी ये है तुम्हारे इंडिपेंडेंट रहने के पीछे कि सर अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे कहते हैं ना, इजीली एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, एंड प्लस ऑल द स्टेक होल्डर उसकी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। बट फिर वही बात, ये तो समझा के चले गए, इंडिपेंडेंट तो हमें रहना। अब इतनी सारी शक्तियां सामने होती हैं, इन दैट केस बड़ा मुश्किल है जी। द वेरियस सिनारियोज, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज तुम्हें पढ़ेंगे जब थ्रेट्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ थ्रेट्स, किस तरह की मजबूरियां होती हैं जहां पे तुम पर्टिकुलरली अपनी बात नहीं कह सके, तुम क्लियरली ओपनली ओपिनियन नहीं दे सके। ऐसे आएंगे सर इंडिपेंडेंस के, जहां पे तुम्हारी इंडिपेंडेंस क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज। चलो, कहीं ना कहीं देखो, सिंपल सी बात हम ये भी कहते हैं, लिटिल बिट इन्फ्लुएंस है, चल जाएगा। कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है, ये चल जाएगा, पर दाल ही काली है वो नहीं चलेगा। जहां तुम्हें क्लियरली पता है, क्लियरली पता डे वन से मेरे बस की बात नहीं है, ये धक्का करेंगे, जो लिखवाना है फिर लिखना पड़ेगा, क्या तुम्हें ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए? पहले ही मना कर दो। बट जहां तुम्हें लगता है कि एट द टाइम, वो तभी मैंने करवाई थी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की, भाई पहले देख ले, देख ले तू काम लेगा, काम कर पाएगा, इंडिपेंडेंट रहकर हो पाएगा। अगर तो तुझे लगता है कि ठीक है जी अब चला लेंगे काम,
कोई इंडिपेंडेंस पे मेरा इतना डाउट नहीं आएगा, मैं संभाल लूंगा, देर आर सम प्रिकॉशंस, मैं वो टेकअप कर लूंगा, इजीली काम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो लगता है तो एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं लगता छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने का। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस लास्ट, ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन द, हाँ जी, is on financial statements including profit and loss account, balance sheet and notes to account. yes, and the preparation and presentation of the, अच्छा दोनों वर्ड, preparation and of the financial statement is the responsibility of the management of the, क्या लिखा हुआ है, entity। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। अगला पहले क्लियर कर गया, मैं नहीं बनाऊंगा, मैनेजमेंट बना के देगी। और एंटिटी में अगर बात की जाए, हमने वर्ड तो पढ़ ही लिए, ओपिनियन में कल वाले में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके पॉइंट आगे चलेंगे थोड़ी और। हिज client can be any entity, yes, Any entity, whatever is the legal form, that is, it may be proprietorship, partnership, trust, or company, etc. and the entity may be क्या हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड या क्या हो, चैरिटेबल लाइक एनजीओ। सर क्लाइंट में भी क्या हो, स्मॉल, मीडियम और बिग, वट एवर बी द केस, हर केस में ऑडिट होना अपने आप में क्या है, एप्लीकेबल। क्लियर। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने तुम्हें आज प्रोसेस के बारे में क्या करवाया, क्लियर करवाया। क्लियर। प्रोसेस अपना एक बार दोबारा थोड़ा गो थ्रू करके आइएगा। और ये पेज बेसिक डेफिनेशन एज पर द आईसीआई। कल कंटेंट थोड़ा खींचेंगे जिसमें सर हमारा ओपिनियन, बेनिफिट्स, ये देख वर्ड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्या ऑडिट अपने आप में मैंडेटरी है या, मैं कई बातें अपनी क्लियर कर चुका। हाँ ठीक है, राइटिंग पार्ट में कल पढ़ने को मिलेगा, बट बहुत सारी चीजें अपन इस चैप्टर में से वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।